सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो का मेन मोटिव है जीसॉक के बारे में बताने के लिए। तो जीसॉक क्या होता है आज डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ट्राई कर रहे हैं या ऑन कैंपस इंटर्नशिप ट्राई कर रहे हैं तो इंटर्नशिप का एक ऑलमोस्ट एक बैकअप बोल सकते हैं या फिर एक अच्छा ऑप्शन बोल सकते हैं दूसरा जीसॉक, गूगल समर ऑफ कोड। अब दो टाइप के जीसॉक होते हैं, एक होता है गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, दैट मीन्स जो स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, और एक होता है गूगल के लिए, गूगल की तरफ से होता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चलते डायरेक्टली बात करते हैं जीसॉक के बारे में। तो जीसॉक की वेबसाइट पे हम डायरेक्टली ओपन करेंगे तो गूगल समर ऑफ कोड देख सकते हैं 2022 प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो अब ये कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। और सो चलते हैं गूगल समर ऑफ कोड के बारे में बात करने के लिए। तो आपने अगर लॉगिन नहीं करा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉगिन कर चुका हूँ टेक टू डायरेक्टर से। अब ये जो अनाउंस हुआ है प्रोग्राम, ये जो अनाउंसमेंट है, ये उस चीज़ का अनाउंसमेंट है जो प्रोजेक्ट्स सबमिट हो चुके हैं। तो जनरली गूगल समर ऑफ कोड जीसॉक में क्या होता है, इसमें आप अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं और जो प्रपोजल बेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग ही जो बैकअप मिलता है। मीन्स आपको एक पर्टिकुलर मेंटर के अंडर काम करना पड़ता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना पड़ता है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करता है तो आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है जो एक ह्यूज अमाउंट होता है, स्पेशली 1 लाख के समथिंग होता है, 1 लाख समथिंग स्टाइपेंड होता है। कुछ डॉलर्स में अमाउंट होता है बट वो कन्वर्ट होकर कुछ 1 लाख होता है। उसमें आप आपका एक मैकबुक प्रो खरीद सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इस साल का जो जीसॉक हो चुका है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर से होगा 2023 में, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जीसॉक एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंटर्नशिप के बैकअप की तरफ देख रहे हैं। अगर आपका ऑन कैंपस इंटर्नशिप में प्लेसमेंट होता है तो बेस्ट है। ऑफ कैंपस अगर आप टायर 1, टायर 2, 3 कॉलेज में पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आप टायर 1 कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई बात ही नहीं, आप ऑन कैंपस इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं। बट बाई चांस अगर आपका टायर 1 कॉलेज में होने के बावजूद भी इंटर्नशिप के लिए ऑन कैंपस नहीं होता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जीसॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जीसॉक के लिए कुछ रिक्वायरमेंट स्किल्स अवेलेबिलिटी है। तो कुछ स्किल्स के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के आपको अच्छी ग्रास्पिंग होना चाहिए। जैसे अगर आप C++ कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, या कोई फ्रेमवर्क कर रहे हैं, जैंगो फ्रेमवर्क कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, तो उस फ्रेमवर्क का अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब अगर उस फ्रेमवर्क का अच्छा नॉलेज आपको है उसके बाद आप डायरेक्टली जीसॉक में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्राम पेज पे आप क्लिक करिए। अब जीसॉक 2022 ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसके टाइमलाइन पे लेके चलता हूँ। ये रही इसकी टाइमलाइन, ऑल टाइम्स इन एशिया, कोलकाता टाइम जोन। सो नवंबर में प्रोग्राम अनाउंस डेट होने वाली। अब जो चीज़ होने वाली, जनरली जीसॉक का अनाउंसमेंट होता है फरवरी के दौरान होता है, मतलब जनवरी फरवरी के लास्ट वीक में, लास्ट मंथ के लास्ट वीक में। तो ये जब अनाउंसमेंट हो चुका होता है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। आपने कोई भी प्रोजेक्ट अगर लिया है तो उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टली आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक पे आप वर्क कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने भी कुछ इस साल कुछ कंट्रीब्यूशन करा था। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी आप नेक्स्ट ईयर उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जीसॉक का एक कंट्रीब्यूटर भी अगर आप हैं तो वो आपके रिज्यूमे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे, और बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी खुलेगी। क्योंकि कंपनीज़ के लिए अगर आप ऑफ कैंपस जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि यार बंदे ने जीसॉक में अप्लाई किया हुआ है, उसको काफ़ी कुछ नॉलेज है, उसको काफ़ी कुछ आता है। तो क्योंकि जीसॉक में सबसे पहले प्रोजेक्ट होते हैं, आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स इस विषय में बात करेंगे। तो आप मान लो जैसे आपको पाइथन या जैंगो आता है तो आप पाइथन जैंगो पे किस बेसिस पे काम कर रहे हैं। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उस पर? अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है तो क्या आपने उससे कोई गेम डिज़ाइन करा? अगर आपने कोई उससे वेबसाइट डिज़ाइन करी है। रिएक्ट नेटिव की बात करें तो क्या आपने उससे कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कोई एंड्रॉयड ऐप बनाया है किसी ग्रॉसरी शॉप पे या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे? तो इसी चीज़ में जीसॉक में भी आपको ये होता है
अब देखिए पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे चलते हैं। तो इस साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करके उसके साथ आपको काम करना पड़ता है। आपको टीम वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह और उस मेंटर के अंडर काम करना है। स्पेशली अगर आप उस मेंटर की नज़रों में या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी और उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उस मेंटर को अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के या फिर उसकी नज़रों में एक आपका लेवल अप करना होता है। अगर आपने उसकी एक आई साइड में आप आ गए कि हाँ नहीं बंदे में दम है, इसने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करके रखे हैं, इसने स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी आती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपको एक जो पर्टिकुलर स्टाइपेंड अमाउंट है वो मिल सकता है आराम से। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप CC एक्सट्रैक्टर डेवलपमेंट पे चलती है तो टीवी, रस्ट, फ्लटर, लिनक्स। अब अगर आपको फ्लटर आता है, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है, तो अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है, इस फील्ड का नॉलेज है, देखिए ये टेक्नोलॉजीज़ अगर आपको इनमें से 2 या 3 टेक्नोलॉजीज़ भी आती है तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप खुद सीख सकते हैं, क्योंकि GSOC एक आप मान सकते हैं कि जैसे इंटर्नशिप में आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है, एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसी हिसाब से GSOC भी एक ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टाइपेंड अमाउंट के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ रिज्यूमे के लिए कर रहे हैं, आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप GSOC में अप्लाई करते हैं और कुछ लर्न करते हैं, अगर आप इस समय समर इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं और उस समय भी अगर आपने स्टार्टिंग में फरवरी के टाइम पर जब हुआ था या अप्रैल के टाइम पर जब हुआ था तब भी अप्लाई करा तो बहुत बढ़िया है। इसमें आप जैसे चलते हैं यहाँ पे टीवी, रस्ट, फ्लटर, लिनक्स और C। तो अगर आपको C आता है, लिनक्स से थोड़ा बहुत नॉलेज है, फ्लटर वगैरह पे थोड़ा बहुत, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्लटर वगैरह का नॉलेज होगा आपको, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडिया लिस्ट किस हिसाब से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया लिस्ट के बारे में बात करें तो गूगल मीट लिंक देती है और यहाँ पे इनमें डिस्कशन हुआ था इनका जो सैन फ्रांसिस्को टाइम ऑफिशियल क्लॉक के हिसाब से हुआ था उनमें, और वहाँ पे आपके देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ था और वो डिस्कशन जो था वो उन टॉपिक्स पे था। जैसे अब यहाँ पे रस्ट पे डिस्कशन हुआ था कि भैया रस्ट पे कौन सा प्रोजेक्ट्स बनाया जा सकता है, तो वो चीज़ थी। अब बात करते हैं कि दूसरा, और अब इस पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो चलिए फिर से यहाँ पे सबसे पहले इसकी टाइमलाइन शो करना चाहता हूँ मैं। तो ये रही पास्ट प्रोग्राम्स और 2022 प्रोग्राम टाइमलाइन। तो सबसे पहले टाइमलाइन बात कर लेते हैं, फिर पास्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 7 को। अब मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बिगिन सबमिटिंग एप्लीकेशंस टू गूगल। यहाँ पे क्या होता है, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपको आपका प्रपोजल सबमिट करना था। अब प्रपोजल किस बेसिस पे होना चाहिए, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करके उस पर जिस टेक्नोलॉजी से अभी मैंने शो करा था, एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे जिसमें रस्ट, फ्लटर और ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई थी। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सीखने के हिसाब से ज़्यादा अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं तो भी वो भी बेटर चांस होगा, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर फिर फरवरी 21 को मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन डेडलाइन, तो फाइनल डेडलाइन थी 21 फरवरी को। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन गूगल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन हुआ था। मतलब उन लोगों ने आपके एप्लीकेशन को देखा था कि प्रपोजल बढ़िया है या फिर क्या है। अब मार्च 7 की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, 7 मार्च को एक्सेप्टेड जो एप्लीकेशंस थी जो पब्लिश्ड हो चुकी थी उनको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 7 मार्च से अप्रैल 3 के बीच में पोटेंशियल GSOC कंट्रीब्यूटर डिस्कस एप्लीकेशन आइडियाज विद द मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों का प्रोजेक्ट, जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था उनने उनके मेंटर्स के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दिया था और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ चुके थे। तो जनरली मैंने जैसे बताया कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाती है आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो, और उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप आपके मेंटर्स की आई साइट में आप उनके नज़रों में बहुत अच्छा बन सकते हैं आपके स्किल बेसिस बता के। अब चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अप्रैल 4 को GSOC कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड बिगिंस। यहाँ पे आप GSOC कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो प्रपोजल था वो आपको यहाँ पे सबमिट करना था 4 अप्रैल को। उसके बाद ये 19 अप्रैल को इसकी डेडलाइन थी। मई 22 को इसका ऑर्गेनाइजेशन स्लॉट अनाउंस होने वाला था कि कितने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करेंगे और उसके अंडर आपको एक प्रपोजल सबमिट करना होगा, एक PPT बना के सबमिट करना होगा। अब अगर आपको
मेंटर्स की नज़रों मतलब आके अच्छे से, तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका 20 मई को एक्सेप्टेड GSOC कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट्स अनाउंस। तो जो एक्सेप्ट हो चुके थे, जनरली ये भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा इस बार एप्लीकेशन आई थी और ओनली 1000 सिलेक्ट हुए थे। तो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ कि रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छा होगा और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मई 20 से जून 12 के बीच में बात करें तो GSOC कंट्रीब्यूटर गेट टू नो मेंटर्स एंड रीड डॉक्यूमेंटेशन, गेट अप टू स्पीड टू बिगिन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। अब जो स्पेशल काम होता है, जो 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, लगभग 1400-1500 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 1400 ऑलमोस्ट 1300 से 1400 के बीच में, तो उनमें से सभी लोग अपने वो एक और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर देंगे। उसका उनका टाइम पीरियड देके रखा है 20 मई से 12 जून तक का। 13 जून को कोडिंग ऑफिशियली बिगिंस। अब मेन जो कोडिंग स्टार्ट होती है, अभी तक हमसे प्रपोजल दे रहे थे, अभी तक हमसे PPT सबमिट कर रहे थे, अभी सिर्फ हम आइडिया प्रपोजल सबमिट करा भी हमने। अब उस आइडिया पे वर्क करना अब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारी मेन कोडिंग शुरू होती है, जो कोडिंग राउंड होगा। अब उसके बाद फिर हम जैसे जैसे उस पर कोड कर लेते हैं, सपोज मैंने कोई AI का प्रोजेक्ट बनाया, फेस मार्क डिटेक्शन वगैरह या फिर कुछ और बनाया है, तो उस पर अगर जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, उसके बाद फिर अब बात करते हैं। तो यहाँ पे जुलाई 25 को मेंटर्स एंड GSOC कंट्रीब्यूटर्स कैन बिगिन सबमिटिंग फेस 1 इवैल्यूएशंस। 25 जुलाई के आसपास मेंटर्स और GSOC अपने अपने कंट्रीब्यूशन सबमिट करना शुरू कर देते हैं विथ कोड। अभी तक हम सिर्फ PPT और प्रपोजल सबमिट कर रहे थे, अब जो कोड के साथ है, सोर्स कोड के साथ है, वो हम सबमिट करेंगे। इसके गिटहब पे रिपोजिटरी बना के भी हम डाल सकते हैं, बट अब हम जो है वो कोड के साथ सबमिट करना शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे की, तो 29 जुलाई को इसका फेस 1 एवेल्यूशन होगा, जो डेडलाइन कोडिंग पीरियड का है। उसके बाद फिर 25 जुलाई से 4 सितंबर तक वर्क पीरियड है। अब इस वर्क पीरियड में आपको मेंटर्स के गाइडलाइन के अंडर काम करना होगा। इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो इसमें आपको 50% स्टाइपेंड पहले दे दिया जाएगा और 50% स्टाइपेंड बाद में दिया जाएगा। तो 50% स्टाइपेंड में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऐसे पूरा स्टाइपेंड आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलता है, तो हाफ मोर देन हाफ या शायद लेस देन हाफ मिलता है। तो कुछ अमाउंट का आपको पहले मिल जाता है स्टाइपेंड और बाकी का बाद में मिलता है। तो GSOC कंट्रीब्यूटर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स विद गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स। ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होना है तो मेंटर्स की नज़रों में अच्छा बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्किल्स प्लस प्रोजेक्ट्स दोनों आना चाहिए। अब 5 सितंबर से 12 सितंबर तक फाइनल वीक होगा। GSOC कंट्रीब्यूटर सबमिट देयर फाइनल वर्क प्रोडक्ट एंड देयर फाइनल मेंटर इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड कोडिंग पीरियड। इस पीरियड के अंदर वो अपना फाइनल वर्क सबमिट करेंगे, फाइनल मेंटर, और फाइनली उनको अपना स्टाइपेंड, फुल अमाउंट का स्टाइपेंड उनके हाथ में होगा, जो कि समथिंग 1 लाख के आसपास होगा, 1,12,000 के आसपास, नियरली 1,77,000 अप्रॉक्स। फिर 12 सितंबर से 19 सितंबर तक मेंटर्स अपने फाइनल GSOC कंट्रीब्यूटर का इवैल्यूएशन करेंगे। 20 को सितंबर को उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद फिर नवंबर तक GSOC कंट्रीब्यूटर विद एक्सटेंडेड टाइमलाइंस कंटिन्यू कोडिंग। नवंबर तक एक्सटेंडेड टाइमलाइन है कि इस टाइमलाइन तक कोडिंग कर सकते हैं। 21 को फाइनल डेट है कि भैया सभी को अपना वर्क प्रोजेक्ट सबमिट करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अपना अब डेडलाइन कंप्लीट डेडलाइन है, तो इस डेडलाइन तक आपको सबको सबमिट करना रहेगा। और 21 नवंबर ऑलमोस्ट बहुत लेट हो जाता है, उस टाइम तक सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। 28 नवंबर की बात करें तो फाइनल डेट फॉर मेंटर्स टू सबमिट एवैल्यूएशंस फॉर GSOC कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड डेडलाइन। तो ये कुछ और एक्सटेंडेड डेडलाइंस है जो कि GSOC के द्वारा करी गई कि भैया अगर कोई प्रोजेक्ट लेंदी है या फिर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे फ्लटर हो गया, रस्ट हो गया, या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आपको, कई लोग ऐसे होते हैं जो सीखते सीखते भी करते हैं, तो उनके लिए ये एक्सटेंडेड डेडलाइन टाइम है। तो ये हो गया टाइमलाइन की बात करते हैं। अब हम बताते हैं कि रिसोर्सेज वगैरह क्या है इसके। तो यहाँ से आप ये देखते हैं मेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे GSOC कंट्रीब्यूटर की बात कर सकते हैं, और ये कुछ रिसोर्सेज आप इसके बारे में और ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस पर कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। तो पास्ट एक्सपीरियंस चलते हैं, तो ये कुछ पास्ट प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2021 का कुछ 1200 प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड विद 202 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। तो मैंने बोला था कि कम से कम 5 से 6 हज़ार एप्लीकेशंस हर साल आती है, और उसमें से कुछ 1200 या 1100 कुछ समथिंग सेलेक्ट होती है। इस बार शायद कुछ 1400 सेलेक्ट हुई है, शायद इस बार ज़्यादा हो गई या फिर 13 से 1400 के आसपास होगी। अब 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है सर्च इंजन, कोई भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर है। हाँ, इसमें अगर आपको टिप देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट टिप ये होगी कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएँ जो स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि आपको एक गाइडेंस ज़्यादा मिलेगा और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जो अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन इस साल लॉन्च हुआ है, या फिर आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं कि भैया इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू आया है, नया आया है, और ये स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी भी नए स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं जिसके साथ ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, या फिर जिसके साथ आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल सके। अब आप कोई भी एक फील्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितने ऑर्गेनाइजेशन है सभी आ गए हैं। अब आप इस पर किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे Gvisor पे जाता हूँ, तो यहाँ Gvisor पे देख सकते हैं, ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे आप व्यू 21 प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे 2021, तो यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है 2021 के, और किसने बनाया, मेंटर कौन था वो भी बताया है। अब प्रोजेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे, और व्यू कोड करके आप, तो यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट है, लिनक्स प्रोवाइड्स 2 मैसेज क्यू इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम वी मैसेज क्यूज एंड POSIX मैसेज क्यूज, वन ऑफ विच आर करेंटली इम्प्लीमेंटेड इन Gvisor। द प्रोजेक्ट नीड्स टू एक्सटेंड Gvisor बाय, तो इन लोगों ने कुछ एक क्यू इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट बनाया था जो सिस्टम वी से कुछ कनेक्टेड होगा, लिंक वगैरह, तो एक लिनक्स बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था जो हमने यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो व्यू कोड के ऑप्शन पे आके आप इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सोर्स कोड है मैसेज क्यूज इन Gvisor। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने प्रपोजल कैसे सबमिट करा था। मैं जो स्टार्टिंग से PPT कर रहा था, PPT वगैरह प्रपोजल वगैरह, तो इस टाइप से उसने कुछ प्रपोजल अपना सबमिट किया था। ये था प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये था उसका मैसेज क्यूज, ये उसने मेंटर का नाम लिखा है, उसके बाद स्टूडेंट कौन सा था उसने वो लिखा है, उसके बाद अपना प्रपोजल उसका देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का प्रपोजल मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मतलब एक लाइव ऑप्शन बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन उसने दिया था कि मैं उसका प्रोजेक्ट था कुछ SysV और POSIX मैसेज क्यूज के बारे में। तो जो लिनक्स बेस्ड प्रोजेक्ट था वो ये था। उसके बाद ये पूरा है ओवरव्यू है उस प्रोजेक्ट का, तो उसने बहुत ही शॉर्ट टर्म में अपने ओवरव्यू दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह है, इस लिंक्स वगैरह पे जाके आप उसके सोर्स कोड पे देख सकते हैं। तो जनरली अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते तो ये यहाँ पे उसका सोर्स कोड हमको ये रहा, उसका लिनक्स बेस्ड सोर्स कोड आई थिंक ये रहा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स है और यहाँ पे कुछ सोर्स कोड वगैरह भी उसने सोर्स कोड वगैरह दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप जाके उसके सोर्स कोड वगैरह को कॉपी करके आप रन करके देख सकते हैं कि भैया क्या प्रोजेक्ट था और क्या फाइनली रन कर रहा था। तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपको, आपके स्किल्स देखने की। अगर मुझे पाइथन आता है, मुझे Django आता है, तो मैं एक Django डेवलपर के रूप में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ। अगर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो बहुत अच्छे से मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूँ। अगर दूसरा कोई रिसर्च वगैरह आता है या फिर डाटा साइंस के वगैरह मुझे नॉलेज है, अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज है, थोड़ा बहुत हैकिंग वगैरह आती है, तो उसमें भी आप साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन में जा सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली एक प्रपोजल जो मैंने अभी बताया शो करा था, इस टाइप का एक प्रपोजल सबमिट करना होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट होता है तो आपको फाइनली कोड सोर्स पे वर्क करना होगा। सोर्स कोड पे कोड सोर्स आपने जब सोर्स दे दिया, कोड दे दिया, उसके बाद अगर आप प्रॉपर मेंटर के गाइडेंस में है तो आपको फाइनली आपका 50% स्टाइपेंड पहले मिल जाएगा और बाकी का स्टाइपेंड बाद में मिल जाएगा। तो जी यहाँ तक बात करते हैं, ये रहा फाइनली GSOC के बारे में जितनी बात कर दी थी। नेक्स्ट ईयर भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिनने 2022 में ट्राई करा हो उनको काफ़ी नॉलेज होगा कि किस बेसिस पर ट्राई करना है। जिनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है उनका बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नहीं भी होते हैं सिलेक्ट तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूटर के रूप में भी आप GSOC में आपके रिज्यूमे में डाल सकते हैं कि एज अ GSOC कंट्रीब्यूटर मैंने काम किया है, मैंने GSOC में कंट्रीब्यूट किया है, मैंने कोई प्रपोजल PPT दी है। अब 2023 में आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मैंने जो टिप्स बताई है, एक जो आपको स्टार्टेड न्यू ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है जो इस बार नया है वो, दूसरा आपको मेंटर्स की नज़रों में अच्छा बनना है, तीसरे पॉइंट आपको जो स्किल्स आती है उसको बेस्ट इंप्रूव करके उस स्किल्स में जाना है आगे। PPT वगैरह के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह में मैं बता चुका हूँ। तो ये फाइनली दिस वीडियो इज बेस्ट वीडियो आई थिंक, बिकॉज उन लोगों के लिए जिनको GSOC के बारे में ज़ीरो से कंप्लीट नॉलेज चाहिए था, तो ये बिगिनर्स गाइडेंस था और एडवांस लेवल तक भी आप जा सकते हैं आपके स्किल्स पे और GSOC के साथ। अगर आपको स्किल्स आती है तो आप GSOC के आप कोई भी कंपटीशन हैकाथॉन क्रैक कर सकते हैं। और भी मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा, तो ये वीडियो स्पेशली GSOC के लिए था। सो थैंक यू, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आपको नई नई अपडेट्स और नई नई टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा अपने चैनल पर, ताकि आपको न्यू हैकाथॉन्स और बढ़िया सोर्स कोड और ऐसे कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताता रहूँ। सो थैंक यू वंस अगेन।